हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए आज का जो आर्टिकल है मणिपुर पे लिखा हुआ है और आप फिर से सोच रहे होंगे सर अगेन मणिपुर। अभी थोड़े दिन पहले ही मणिपुर था, फिर उससे पहले भी मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो हो रहा है आप टीवी में तो सुन नहीं रहे होंगे, अखबार आप पढ़ते नहीं होंगे। जो कवरेज नहीं मिल रही है मणिपुर को और जो काम यहाँ हो रहे हैं आपको सुन के हैरत होगी कि क्या भारत के किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है। द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट यूक्रेन और पैलेस्टीन और गाजा, भारत का एक राज्य है जहाँ पे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग बात है। चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज के साथ में। क्लास का ऑब्जेक्टिव है बेसिक लेवल से इंग्लिश को दुरुस्त करना और जो भी इसमें आप सीखें इस क्विज पे आपको क्लास के लास्ट में अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए। पूरे मन से क्लास को लो। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी मणिपुर मिजरी। मिजरी क्या होती है? दुर्दशा, हिंदी में बोलते हैं सफरिंग, डिस्ट्रेस। कह रहा है जी मणिपुर की क्या दुर्दशा है, क्या मिजरी है, क्या सफरिंग है। कह रहा है द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस। द सेंटर जो है स्पेलिंग देख लेना इसकी, CENTRE। ER नहीं लगा हुआ पीछे, पीछे क्या लगा हुआ है? RE और C बड़ा है। ये जो सेंटर लिखा जाता है ये हमेशा लिखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए। कह रहे जो सेंटर है यानी केंद्र सरकार है, ये वाला सेंटर जिसका C बड़ा हो और पीछे RE लगाओ, कह रहे उसको टेक करना चाहिए या लेना चाहिए इनिशिएटिव को या पहल को रिजॉल्व करने में, सॉल्यूशन करने में इस मणिपुर के क्राइसिस का, विपत्ति का। सेंटर ही एक ऐसी पावर है जो मणिपुर में शांति ला सकती है। मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट या वहां के CM के बस की बात नहीं रही। चलिए सेंटर सब्जेक्ट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को C बड़ा करके और पीछे RE लगा के सेंटर से बताया जाता है। वर्ब है इसकी मस्ट टेक। चलिए इनिशिएटिव होता है पहला कदम या पहल, रिजॉल्व करना, किसी चीज का सोल्यूशन लाना। जल्दी से आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे, इसकी वोकैब पे नजर डालेंगे। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो मोटे मोटे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को भी से एक लाइक और एक शेयर दें ताकि इस क्लास को रीच मिल सके। टेक्स्ट बुक की लोएस्ट प्राइस मॉक टेस्ट पास सेल अभी एक्टिव है। आई थिंक 15-20 दिनों के बाद ये सेल आ रही है, दिवाली के बाद फायदा ले सकते हैं आप इसका। 600, 650, 700 रुपए में मिलने वाला मॉक टेस्ट पास इस सेल में आपको 2 दिनों के दौरान मिल रहा है 439 में। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। इस मॉक टेस्ट पास में SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के 75-80 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में सेल का लिंक है, लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए आप पे कूपन लगाएंगे उस पर YD10। इस कूपन को अप्लाई करते ही आपका प्राइस खटके हो जाएगा 439 ड्यूरिंग दिस सेल, है ना। तो टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल, कूपन लगाना ना भूलें YD10। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा सेल का लिंक। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी नई वाली वोकैब शीट, ये सारे क्यू कार्ड्स हैं, इनको आप प्रिंट निकाल के रखो या चाहे तो डिजिटल फॉर्म में रखो, कभी भी रिवीजन के टाइम काम आएंगे। ब्रिंग अबाउट, पहली फ्रेजल वर्ब आज की ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है किसी नई चीज़ को लाना, इंट्रोड्यूस करना। जैसे किसी बदलाव को लेकर के आए, आप किसी भी नई चीज़ को पैदा करते हो ना तो आप उसको ब्रिंग अबाउट करते हो। चलिए जर्मिनेट, जनरेट, प्रोड्यूस, एनजेंडर, स्पॉन, ब्रीड सभी क्या है नई चीज़ों को बनाने के लिए या पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। खास करके इस एनजेंडर वर्ड को देख लेना, ठीक है। एनजेंडर यानी किसी नई चीज़ को पैदा करना। कॉन्टिन्यूअस वॉर्स हैव ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन वेस्ट एशिया। कंटिन्यूअस वॉर्स जो हैं, लगातार चलती हुई जो वॉर्स हैं, उन्होंने ब्रॉट अबाउट किया है। अब देखो ब्रिंग अबाउट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट, हैव के बाद में। तो लगातार चलती हुई वॉर्स ने पैदा कर दिया है बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन को या तबाही को वेस्ट एशिया में। चलिए ये फ्रेजल वर्ब यू विल सी इन द आर्टिकल। अगला वर्ड अपने पास रिटेलिएट करना। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी हमला करना, फाइट बैक करना। आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने भी उसको कुछ कह दिया, आपको किसी ने कूटा, आपने भी उसको कूट दिया। तो ये सब जब जवाबी हमले बातों से या लातों से आप देते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेलिएट करना। स्ट्राइक बैक करना, पुश बैक करना इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहे जी द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन।
सरकार ने जवाब दिया या रिटेलिएट किया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में फेंक करके या जेल में ठूंस करके। सरकार का जवाबी हमला क्या था? जो वायलेंट थे या जो हिंसक प्रोटेस्टर्स थे, सरकार ने उनको जेलों में डाल दिया। रिटेलिएट एक वर्ब है, एक क्रिया है। रिटेलिएशन एक नाउन है। रिटेलिएशन यानी जवाबी हमला। ये एक तो होता है हमला करना, वो हो गया रिटेलिएट। हमला, जवाबी हमला, वो हो गया रिटेलिएशन। और जवाबी हमले से भरपूर या जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, वो होती है रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स, रिटेलिएटरी एक्शन, रिटेलिएटरी फाइलिंग, है ना, फायरिंग। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। एक ही वर्ड की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म। ध्यान देना चाहिए आपको, सही जगह सही फॉर्म का इस्तेमाल हो। अगला वर्ड अपने पास पल्वराइज। देखिए, अगर आपने गेहूं पिसवाई हो तो क्या करवाते हो आप? गेहूं का आटा बनाते हो, चकनाचूर करते हो। तो इसी तरीके से जब किसी चीज़ को आप डिस्ट्रॉय करते हैं चकनाचूर करने वाली तरह से, तो आप उसको पल्वराइज करते हैं। डिस्ट्रॉय करने या चकनाचूर करने को एनाइलेट या ऑब्लिटरेट भी बोलते हैं। हालांकि इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। एनाइलेट, ऑब्लिटरेट में आप उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई बीमारी है, आपने उस बीमारी का खूब अच्छे से इलाज किया तो उसको आपने एनाइलेट कर दिया। तो ये काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, पल्वराइज से, चकनाचूर करने से, डिस्ट्रॉय करने से। द ब्लास्ट पल्वराइज्ड द एंटायर बिल्डिंग। इस ब्लास्ट ने, इस धमाके ने पूरी बिल्डिंग को चकनाचूर कर दिया। पल्वराइज वर्ब है, पल्वराइजेशन, चकनाचूर करने का जो काम है, इसको बोलते हैं पल्वराइजेशन या नाउन। चलिए, आज का लास्ट वर्ड है विसिनिटी। देखिए, विसिनिटी जो वर्ड है ना, ये हमेशा ऐसे मिलेगा आपको, इन द विसिनिटी, इस फ्रेज में मिलेगा। और इन द विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय, आस पास, या इन द सराउंडिंग्स। जैसे आपके घर के पास कितने पार्क्स हैं, तो मैं पूछूंगा हाउ मनी गार्डन्स और पब्लिक पार्क्स आर देयर इन द विसिनिटी ऑफ योर हाउस। कितने घर के पास आपके गार्डन्स या पब्लिक पार्क्स हैं। तो किसी भी चीज़ के आसपास के एरिया को बोलते हैं विसिनिटी। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, यूज़ करना सीखें इसको। सराउंडिंग और प्रॉक्सिमिटी भी बोल सकते हैं। देयर वॉज नो हॉस्पिटल इन द विसिनिटी ऑफ द साइट। इस जगह के, इस साइट की विसिनिटी में या आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। ठीक है, इसको इन द सराउंडिंग ऑफ या इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द साइट भी लिख सकते हैं। चलिए, 4 ही वर्ड्स हैं। 2 आज आपको मैं फॉरेन वर्ड्स ना करवा के 2 इडियम्स करवाऊंगा। ये रिसेंटली किसी ने पूछी थी अपने एक ग्रुप में, है ना, जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, कोर्स वाले, उनके ग्रुप में बच्चों ने डाली थी। तो 2 इडियम्स है जो नई इडियम्स हैं, शायद पहली बार मैं भी करवा रहा हूँ आपको ये। एस इन द होल एंड लाइक 2 पीस इन अ पॉड। देखो, ये इडियम्स बड़ी कॉमन इडियम्स हैं, बोलने में ज़्यादा यूज आती हैं, लिखने में कम आती हैं। और अंग्रेज़ों की फिल्मों में, गानों में आपको इडियम्स खूब मिलेंगी। आजकल आपको एसएससी में ऐसी इडियम्स पूछी जाने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बोलचाल की भाषा की चीज़ें भी एसएससी आपसे पूछ रहा है ना। तो एस इन द होल क्या होता है? हुक्म का इक्का। देखिए, इन द होल यानी होल के अंदर या किसी गहराई के अंदर छुपी हुई कोई चीज़ होती है ना, तो इन द होल होती है। एस का मतलब होता है हुक्म। तो अगर आपने एक हुक्म का इक्का छुपा रखा है, आपके पास है, आपको पता है, लेकिन आप तब निकालेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, तो ऐसी चीज़ को आप एस इन द होल बोलते हैं। कोई भी हिडन एडवांटेज या सीक्रेट रिसोर्स हो जिसको आपने ज़रूरत पड़ने के वक्त छुपा के रखा हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी निकालूंगा, तब इसका जो है फ़ायदा लूँगा, आपका हुक्म का इक्का। हिज स्ट्रेंथ इन ए क्राइसिस इज़ एन एस इन होल। उसकी जो स्ट्रेंथ है क्राइसिस में, इस तूफान में, इस आपदा में, वो एक हुक्म के इक्के की तरह है ना। उसकी एक हिडन एडवांटेज या सीक्रेट रिसोर्स है। चलिए, अगली इडियम है लाइक 2 पीज इन ए पॉड। देखिए, पी यानी मटर, पॉड मतलब गुच्छा। गुच्छे में 2 मटर के दाने हों या 2 मटर हों तो कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे वो, कलर में, लेंथ में, मोटाई में। तो अगर 2 चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, जैसे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, या कोई भी थिंग्स हैं, कोई भी 2 चीज़ें एकदम एक दूसरे के जैसी हैं, तो दे आर लाइक 2 पीज इन अ पॉड। द ब्रदर्स वर लाइक 2 पीज इन अ पॉड। भाई एक दूसरे के जैसे थे, एकदम मिलते जुलते थे। देखिए, समरी ये कि अगर आप 7 नवंबर को न्यूज़ देखेंगे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर के, तो एक ट्राइबल महिला को, जो 30-31 साल की थी, नौजवान महिला थी, 2-3 बच्चों के साथ उसको रेप करके जला दिया उसी के घर में।
तो उस ट्राइबल महिला की जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने सामने वाली कम्युनिटी के कुछ लोगों को जला दिया, खास करके औरतों और महिलाओं को। फिर बीच में पुलिस इन्वॉल्व हुई, सीआरपीएफ इन्वॉल्व हुआ और 10 लड़ाकों को या यूं कह दें मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। तो सिचुएशन बहुत ख़राब मोड़ ले रही है मणिपुर में। और ये जो पूरा मामला है ना, अब सिर्फ सेंटर संभाल सकता है दोनों पक्षों से बातचीत करके और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेकर के। मणिपुर के सीएम, वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस के जो हाथ से मामला निकल चुका है। बस आज की यही समरी है। अर्जेंट और कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, कुछ करना पड़ेगा सेंटर को अर्जेंटली। चलिए शुरू करते हैं। Karachi 10 armed militants were killed in an encounter with the Central Reserve Police Force और CRPF and the police। कराची 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स थे। मिलिटेंट कौन होते हैं? ऐसे सिविलियंस, ऐसे नागरिक जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। ना तो वो किसी फौज के हैं ना वो अपराधी हैं, बस उन्होंने हथियार उठा लिए हैं किसी कॉज के लिए। तो 10 हथियारबंद जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में। और मुठभेड़ किसके साथ हुई? इनकी मुठभेड़ हुई सीआरपीएफ के साथ और वहाँ की मणिपुर की पुलिस के साथ। और कब हुआ ये काम सारा? ये सारा मामला हुआ ऑन मंडे, इसी मंडे को नवंबर 11, 2024 को। और ये मामला हुआ इन मणिपुर्स जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के इस ज़िले में। अच्छा, ये सारा काम कैसे हो रहा है? कोमल लगा के बता रहा है। सारा काम ऐसे हो रहा है जी, एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू पल्वराइज द स्टेट्स। जैसे जैसे एज ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, एथनिक यानी जो एथनिसिटी या नस्लों के बीच का है, जातियों के बीच का है। कह रहे जैसे जैसे ये नस्ल भेदी या जातीय झगड़ा जो है जारी है, कंटिन्यू है, डिस्ट्रॉय करना, चकनाचूर करना इस स्टेट को, मणिपुर को। तो ये काम पिछली मई से अब लगभग 16 महीने हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, ये काम जारी है। स्टेट में वॉयलेंस चलती जा रही है और 11 नवंबर को फिर से वॉयलेंस हुई। मिलिटेंट्स की वर्ब है वर किल्ड। ये काम हो चुका है मंडे को, यानी पास्ट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है कंटिन्यूस, पल्वराइज करना, एनाइलेट करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, ऑब्लिटरेट करना, चकनाचूर करना। कराची ऑफिशियल्स सेड द डेथ्स टुक प्लेस इन रिटेलिएटरी फायरिंग। जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो मौतें हुई हैं 10, ये डेथ्स जो टेक प्लेस की हैं, ये की हैं रिटेलिएटरी फायरिंग में। रिटेलिएट याद है ना, जवाबी हमला करना। रिटेलिएशन यानी जवाबी हमला, रिटेलिएटरी मतलब हमले से भरपूर। तो ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये सारा काम हुआ है हमले वाली फायरिंग में, जवाबी हमले की गोलीबारी में। और कब? आफ्टर द मिलिशिया अटैक्ड सिक्योरिटी पर्सनल। जब मिलिशु ने या मिलिटेंट्स ने, मिलिशु कौन होते हैं? आर्म्ड सिविलियंस, ऐसे हथियारबंद नागरिक जिन्होंने किसी कारण से हथियार उठा रखे हैं। जब मिलिशु ने अटैक किया सिक्योरिटी पर्सनल को, सुरक्षा कर्मियों को, सीआरपीएफ वालों को, एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल शेल्टर्ड इन द विसिनिटी, और इंटरनली या अंदर ही अंदर डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से भगा दिया, खदेड़ दिया कुछ लोगों को जो शेल्टर कर रहे थे, पनाह लेकर के बैठे थे उस एरिया की विसिनिटी में या उसके आसपास के, समझ गए ना, आसपास में। ये बताया सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कि कुछ हथियारबंद गुंडे थे जो लोगों को मार भगा रहे थे, है ना, और साथ में पुलिस वालों पे भी उन्होंने गोलीबारी की। तो हमने रिटेलिएटरी फायरिंग की, सामने से जवाबी हमला किया और 10 को मार गिराया। ऑफिशियल्स की वर्ब है सेड, डेथ्स की वर्ब है टुक प्लेस। रिटेलिएटरी मतलब जो इन रिटेलिएशन हो, जो जवाबी हमले में हो। मिलिशु यानी मिलिटेंट, एक ही बात है, हथियारबंद नागरिक, मिलिटेंट या मिलिशु। मिलिशु की वर्ब है अटैक्ड और दूसरी वर्ब है डिस्प्लेस्ड। दीज मिलिशु अटैक सिक्योरिटी पर्सनल एंड दीज डिस्प्लेस्ड पीपल शेल्टर्ड इन द विसिनिटी। विसिनिटी मैंने आपको बताया था, हमेशा इन द विसिनिटी ऐसे ही मिलेगा आपको। विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया या सराउंडिंग। चलो अब ये पर्सनल वर्ड को देख लो। देखिए, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट के। सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षाकर्मी। अगर किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो वो उस ऑफिस के पर्सनल हो गए। और इस वर्ड की एक खासियत है कि एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस पीछे लगा नहीं हुआ, लेकिन ये हमेशा प्लूरल है। मतलब एक, समझ गए ना, धोखा देने वाला प्लूरल नाउन है ये।
बिना एस के ही प्लूरल है, इसको सिंगुलर वर्ब कभी देनी ही नहीं है और ना इसके पीछे एस लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं? ये सारे नाउन्स हैं इस टाइप के। पुलिस, जेंट्री, जेंट्री मतलब खानदानी लोग, किसी एरिया के बड़े घराने के जो लोग होते हैं, पैसे वाले, प्रभाव वाले, पावर्स वाले, वो कहलाते हैं जेंट्री। उन सभी के ग्रुप को जेंट्री बोलते हैं। पर्सनल मैंने आपको बता दिया। पीपल मतलब लोग, ये हमेशा प्लूरल ही होगा। कई लोगों को जब आप डिनोट करते हैं तो पीपल वर्ड से डिनोट करते हैं। कैटल का मतलब होता है जानवर, कई सारे जानवर। पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गे मुर्गियाँ। वर्मिन मतलब छोटे मोटे कीड़े, कॉकरोच। ये सब के सब प्लूरल नाउन्स हैं। द पुलिस हैज़ सीज द बिल्डिंग, पुलिस ने बिल्डिंग को सीज कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। पुलिस हैज़ गलत हो जाएगा, पुलिस प्लूरल है, बिना एस के प्लूरल है, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए पुलिस हैव सीज द बिल्डिंग। ऑल कैटल ऑन द रोड इज अ मेनेस, ये सारे जो कैटल हैं सड़क पे, ये एक मेनेस है, एक डेंजर है। मेनेस मतलब खतरा। तो कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो कैटल ऑन द रोड इज नहीं, आर अ मेनेस। सम सिक्योरिटी पर्सनल्स वर अटैक्ड बाय द आर्म्ड मिलिटेंट्स, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को अटैक किया गया आर्म्ड मिलिटेंट्स के द्वारा। अब देखो वर्ब तो आपने प्लूरल लगाई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर्सनल वर्ड के आगे एस लगता ही नहीं है, ना इसके आगे लगाने की ज़रूरत है। ये तो बिना एस के ही प्लूरल है भाई साहब, एस क्यों लगाते हो? तो सम सिक्योरिटी पर्सनल वर अटैक्ड बाय द आर्म मिलिटेंट्स, बिना एस के। चलिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी नहीं इसमें। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा हुआ है, वो आगे बढ़ते हैं अपने। आगे कह रहा है जी, विमेन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली हैव बीन फेसिंग द बर्ंट ऑफ द वायलेंस। कह रहा है जी, इस बार औरतें, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो फेस कर रहे हैं ब्रंट को, वो सामना कर रहे हैं मार का। ब्रंट यानी मार, और मार किस चीज़ की? वायलेंस यानी हिंसा की। तो इस बार जो वायलेंस है औरतों और बच्चों और बड़े बूढ़ों को टारगेट करके की जा रही है। और ये वायलेंस वही वायलेंस है भाई साहब, दैट बिगेन इन मई 2023, जो आज से 1.5 साल पहले मई 2023 में शुरू हुई थी। विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली तीनों की वर्ब है हैव बीन फेसिंग। फेस द ब्रंट ऑफ या बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट का मतलब होता है चोट या मार। तो अगर आप सामना कर रहे हैं किसी चीज़ की मार का, तो या फेसिंग द ब्रंट या बेयरिंग द ब्रंट ऑफ समथिंग। दैट आया वायलेंस के लिए, दैट की वर्ब है बिगेन। एल्डरली का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग। कॉन्सेप्ट टाइप से ग्रामर का पूरा करवाएंगे आपको, लिख करके लाया हूँ अलग से। एक बार थोड़ा आगे बढ़ के फ्लो बनाते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है जी? आगे कह रहा है मोर देन 250 पीपल हैव बीन किल्ड। कह रहा है जी 250 से ज़्यादा लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, पैसिव वॉइस के अंदर मारे जा चुके हैं। हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी एंड 60,000 हैव बीन डिस्प्लेस्ड, और 60,000 लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं, अपनी जगह से खदेड़ दिए गए हैं, अपने घरों से भगा दिए गए हैं। डिस्प्लेस करना, किसी प्लेस से भगा देना। कह रहा है जी सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैतेई एंड कुकीजू कम्युनिटीज़ बिगेन, और ये तब से हुआ मई 2023 से, जब से ये झगड़ा दो जातियों के बीच में, मैतेई समाज और कुकीजू समाज, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बिगेन यानी शुरू हुआ। चलिए, सिंस दैट हैपेंड, सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन 250 हैव बीन किल्ड, 60,000 हैव बीन डिस्प्लेस्ड। यहाँ भी पैसिव वॉइस लगा हुआ है, हैव बीन अंडरस्टूड है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 3 women and 3 children including an 8-month-old infant were allegedly abducted। कह रहा है जी 3 औरतें और 3 बच्चे, जिसमें शामिल है 8 महीने का एक छोटा बच्चा। इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है? 1 साल से छोटे बच्चों को, बेबीज़ को इन्फेंट बोलते हैं। कह रहा है जी इतने लोग जो हैं कथित तौर पे एबडक्ट किए गए हैं, अपहरण किए गए हैं, ठीक है ना, किसी को पकड़ लेना। कह रहा है एंड 2 elderly persons were burned to death, और 2 बुजुर्गों को जला भी दिया गया, बर्न टू डेथ कर दिया गया ऑन मंडे नवंबर 11, 2024 इन जेरीबा। चलो, सैड इवेंट्स हैं, समझ पा रहे होंगे आप क्या हुआ है यहाँ पे। विमेन, चिल्ड्रन वर एबडक्टेड, औरतें बच्चों को अपहरण किया गया और बड़े बुजुर्गों को जलाया गया। ये इससे पहले से हो रहा है। नवंबर 7 को एक औरत का मैं बता रहा हूँ ना आपको, 30-31 साल की औरत को उसके बच्चों के सामने रेप करके फिर उसको जला दिया। शायद सुनते हैं बच्चों को भी जला दिया, छोटे छोटे बच्चों को। तो वो 7 नवंबर से ये 11, 13, 14 नवंबर तक मामला चल रहा है। कह रहा था विक्टिम्स वर
among the 13 Meitei people who were already displaced from their homes in June. ये विक्टिम्स वो थे जो उन 3 मैतेई लोगों में से थे, 13 मैतेई लोगों में से थे जो ऑलरेडी डिस्प्लेस थे अपने ही घरों से जून में। तो पहले जून में तो इनको भगाया गया था अपने घरों से, फिर बाद में इनको मारा गया। ये सब जो अपडेट किए गए हैं और जलाए गए हैं, ठीक है। विक्टिम्स की वर्ब है वर, हु की वर्ब है वर डिस्प्लेस्ड। कह रहे जी 2 of the 10 weapons found at the encounter sites had been looted from the police। 10 में से जो 2 वेपन्स थे, जो हथियार थे, जो पाए गए इस मुठभेड़ की जगह पे, साइट पे, उनको पैसिव वॉइस लगा के लूटा गया था। हैड बिन लूटेड पुलिस से, फ्रॉम द पुलिस। कह रहे जी अब कोमा लगा के एन इंडिकेशन ऑफ द सीरियस गवर्नेंस क्राइसिस इन द स्टेट्स, और ये कुछ और नहीं है, एक इंडिकेशन है, एक इशारा है बहुत ही गंभीर गवर्नेंस के क्राइसिस का, प्रशासन के चुनौती का, विपत्ति का इस स्टेट में। भाई पुलिस वालों से मुठभेड़ में जो वेपन मिले, मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों को पता लगा ये हमारे ही थे। मतलब समझ लो किस बुरे हद तक वहाँ पे प्रशासन हो चुका है। प्रशासन के वेपन कोई भी है ना प्रशासन से छीन लेता है और प्रशासन पे ही हमला कर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये हालत है। वो कुछ वो पाकिस्तान में चल रहा है ना, बलूचिस्तान क्वेटा वाला एरिया में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कुछ उस तरह का आपको यहाँ फीलिंग आएगी। चलिए 2 की वर्ब है हैड बिन लूटेड। पैसिव वॉइस लगा हुआ है, एक्टिव पैसिव की तरफ आपके खास ध्यान दिया करो, है ना, कहाँ एक्टिव कहाँ पैसिव। 2 वेपन्स को लूटा गया था, वेपन्स ने किसी को लूटा नहीं था, तो दे हैड बिन या 2 वेपन्स हैड बिन लूटेड। करा द कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन विद द CRPF। अब ये जो कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, भाई ये जो 10 मारे हैं ना हथियारबंद, ये सब कुकी थे, ये हमला कर रहे थे मैतेई पे। तो कह रहे अब ये कुकी मार दिए गए इन 10 हथियारबंद लड़ाकों को, तो कुकी लोगों की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कॉल फॉर किया, डिमांड किया एक नॉन कोऑपरेशन का, असहयोग का सरकारी एजेंसियों के साथ, CRPF के साथ। और कैसे किया? क्लेमिंग दैट द मिलिशिया मैन वर ऑन सिक्योरिटी पेट्रोल। क्लेम करते हुए कि ये जो हथियारबंद लड़ाके थे जो मार दिए आपने 10, ये सब के सब सिक्योरिटी पेट्रोल पे थे या फिर सुरक्षा के पहरे पे थे। पेट्रोलिंग यानी पहरा देना। तो कुकी वाले ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसलिए हमने हथियार दे करके, जीपे दे करके इनको छोड़ रखा था कि रातों में कोई आगे हमारे पे हमला ना कर दे। और CRPF वालों ने हमारे 10 आदमी मार दिए लड़ाका बता के, तो इन्होंने बोला हम CRPF को कोऑपरेट नहीं करेंगे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है हैज़ कॉल्ड फॉर करना, किसी चीज़ की मांग करना। मैन की वर्ब है वर। पेट्रोल यानी गश्ती, पैरा। ये वर्ब जो है, ये नाउन जो है, दूसरा एक वर्ड है पेट्रोल, इससे डिफरेंट है। ये वो पेट्रोल है जो आप अपनी गाड़ी में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में डलवाते हैं, PETROL। और ये वो पेट्रोल है जो पुलिस वाले गश्ती करते हैं रात में, है ना, बंदोबस्त करते हैं। तो दोनों अलग वर्ड्स हैं, ध्यान देना, एक में PA एक में PE। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी द भारतीय जनता पार्टी स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय N बीरेन सिंह हैज़ बिन अनेबल टू क्वेल द वायलेंस। कह रहे बीजेपी की जो सरकार है जिसकी अगुवाई में है वहाँ के CM मणिपुर के N बीरेन सिंह, कह रहे ये रही है अनेबल या असक्षम, नकारा, क्वेल करने में, शांत करने में मणिपुर की वायलेंस को। तो सरकार के हाथ में रहा ही नहीं है वायलेंस को ख़त्म करना, बिल्कुल अनेबल सी है सरकार वहाँ की। और या फिर किस काम करने में, और रीअश्योर द कुकी कम्युनिटीज़ दैट कंसीडर हिम टू बी ए पार्टिसन, या फिर भरोसा दिलाने में, रीअश्योर करने में कुकी जू कम्युनिटी को, कुकी और कुकी जू एक ही बात है, कुकी जू समाज को, वो समाज जो N बीरेन सिंह को कंसीडर करता है, मानता है कि वो पार्टिसन है, पक्षपाती है, मैतेई कम्युनिटी के साथ खड़ा है। तो मैतेई कुकी का झगड़ा है 2 समाजों का। कुकी वालों को लगता है ये जो CM है जो है मैतेई कम्युनिटी से आता है, तो मैतेई का साथ देता होगा, हमारे तो खिलाफ है। तो N बीरेन सिंह की सरकार ना तो कुकीज़ को समझाने में सफल हुई है कि मैं पार्टिसन नहीं हूँ, और ना ही वायलेंस को शांत करने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ बिन, दैट आया कुकी कम्युनिटीज़ के लिए, वर्ब है इसकी कंसीडर। पार्टिसन होना, एक तरफ झुका हुआ होना, डिस्क्रिमिनेटरी होना, पक्षपाती होना। कह रहा जी दैट लीव्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द सेंटर। कह रहा है ये चीज़ लीव करेगी। ये जो बात हमने आपको बताई ऊपर कि एन बीरेन सिंह पे भरोसा नहीं है, कह रहा है ये चीज़ लीव कर देती है, छोड़ देती है सारी ही जिम्मेदारी को मैनेज करने की, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को, और किस पे, कंधों पे, शोल्डर्स पे सेंटर के, यानी कि भारत सरकार के। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के बस का कुछ है नहीं, तो यानी क्या करना होगा, भारत सरकार को बीच बचाव करना होगा और समझाना होगा, मैनेज करना होगा कॉन्फ्लिक्ट को। कह रहा जी इन अक्टूबर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग। कह रहा है इसी अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया एक मीटिंग को, और किसके साथ में, विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द कुकी एंड मैतेई कम्युनिटीज़। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में, सियासी नुमाइंदों के साथ में, प्रतिनिधियों के साथ में, कुकी और मैतेई कम्युनिटीज़ के। कह रहा है लेकिन बट नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस कुड बी अचीव्ड। कोई भी मीनिंगफुल यानी सार्थक प्रोग्रेस जो है ना, पीस की तरफ, शांति की तरफ अचीव ना हो पाई, कोई भी समझौता ना निकल पाया। ठीक है, दोनों को बुलाया भी था, कम्युनिटीज़ के बड़े बूढ़ों को, एल्डर्स को, कि आओ बात करो, लेकिन बात सुलझी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो है इसकी ऑर्गेनाइज्ड सरकारी मिनिस्ट्री है, एम बड़ा, एच बड़ा, ए बड़ा, ठीक है, प्रॉपर नाउन, आगे द लगेगा, सरकारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के आगे। प्रोग्रेस की वर्ब है कुड बी अचीव्ड, पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, कुड यानी मॉडल वर्ब, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे जी कुकी आउटफिट्स आर डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। कुकी जो आउटफिट्स हैं, इनके जो ग्रुप्स बन गए हैं, हथियारबंद ग्रुप्स, कुकी क्या है, ट्राइबल्स हैं, है ना, जनजाति हैं, एसटी हैं। ये जो ट्राइबल्स के आउटफिट्स हैं, इनके जो ग्रुप हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि बना दिया जाए एक यूनियन टेरिटरी को, यूटी को। और कैसी यूटी, विद लेजिस्लेचर, जिसका खुद का लेजिस्लेचर हो, जिसकी खुद की एक जो है, समझ गए ना, विधानसभा हो, जैसे दिल्ली है, खास यूटी है जिसकी खुद की लेजिस्लेचर भी है। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मणिपुर को भी तोड़ के एक दिल्ली जैसा इसमें से एक यूटी निकाल दो। विच विल रिक्वायर अ डिवीजन ऑफ मणिपुर, आगे वही बात लिखी हुई है, और ये चीज़ रिक्वायर करेगी, जरूरी बना देगी कि मणिपुर के टुकड़े हों। चलिए, कुकी आउटफिट्स की वर्ब है आर डिमांडिंग, विच की वर्ब है विल रिक्वायर। कह रहे जी एथनिक रिलेशंस इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जो जातीय रिश्ते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में, इस पूरे एरिया में, मणिपुर और ये जो 7 सिस्टर्स का एरिया है, कह रहे ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत पेचीदा हैं। कह रहे जी एंड वायलेंस वंस इट इरप्ट्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग स्पेल। और जो वायलेंस है, जो हिंसा है, एक बार जब ये इरप्ट हो जाए, एक बार भड़क जाए, तो ये कंटिन्यू कर सकती है लंबे स्पेल के लिए, लंबे वक्त के लिए। तो ये मणिपुर का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का ये झगड़ा है। कभी बोडो, कभी नागा, कभी गारो, खासी, कभी ये कुकीजू, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ना। वायलेंस जब भी यहाँ होती है तो सालों साल चलती है, इन, समझ गए ना, ट्राइबल्स के अंदर। चलिए, रिलेशंस की वर्ब है आर, रिलेशंस आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, कन्वोल्यूटेड, मेएंडरिंग, एंटेंगल्ड, याद है ना, पेचीदा के सारे सिनोनिम्स हैं। इट की वर्ब है इरप्ट, इरप्ट करना, किसी चीज़ का फट पड़ना, जैसे कोई ज्वालामुखी फटे, वोल्केनो, वायलेंस फट जाए कहीं पे फायरिंग शुरू हो जाए अचानक से, तो इरप्ट हो गई। चलिए, और वायलेंस की वर्ब है कैन कंटिन्यू। ये जो कैन कंटिन्यू आप देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है वायलेंस, ठीक है, वायलेंस कैन कंटिन्यू। जस्ट अ मिनट, इसको ग्रीन कलर में दे देता हूँ। करेक्ट, कुकी रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यू टू एक्सप्रेस होप इन इंटरवेंशन बाय द सेंटर। कह रहे कुकी लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जारी हैं अब एक्सप्रेस करना या जाहिर करना अपनी आशाओं को सेंटर की इंटरवेंशन में, सेंटर के बीच बचाव में। इनको लगता है कि सेंटर कुछ ना कुछ बीच बचाव जरूर करेगा, और क्यों करेगा, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए। कह रहे जी एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी विच द सेंटर मस्ट विगरसली यूटिलाइज। और यही वो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, जिसको सेंटर को यूटिलाइज करना चाहिए, विगरसली यानी विगर के साथ, एंथुजियाज्म, जील के साथ, उत्साह के साथ। तो कुकी लोगों का मानना है सेंटर बीच में आएगा, जरूर हेल्प करेगा, और सेंटर को ये मौके का फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए।
रिप्रेजेंटेटिव्स की वर्ब है कंटिन्यू, रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदा, प्रतिनिधि। सेंटर की वर्ब है यूटिलाइज। विगरसली यानी विद विगर, विगर का मतलब होता है उत्साह, जुनून, एंथुसियाज्म या पैशन। कह रहा जी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एंड द इंडियन आर्मी आर ऑल्सो लार्जली ट्रस्टेड बाय द कुकी। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ तो नहीं है, काफ़ी हद तक सीआरपीएफ ही है, और जो इंडियन आर्मी है ये भी मोटे तौर पे ट्रस्ट किए जाते हैं कुकी लोगों के द्वारा। ये झगड़े में जरूर सीआरपीएफ से झगड़ा हुआ, लेकिन मोटे तौर पे कुकी लोग जो हैं सीआरपीएफ और आर्मी को ट्रस्ट करते हैं। कह रहा जी नॉट विद स्टैंडिंग द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द सीआरपीएफ दिस वीक। कह रहे जी बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद या डिस्पाइट इस इंसिडेंट के जो इन्वॉल्व करता था सीआरपीएफ को इस हफ्ते। तो ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, इसको छोड़ दे तो मोटे तौर पे इनका सरकार और आर्मी में पूरा भरोसा है। पुलिस फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी, इन दोनों की वर्ब है आर ट्रस्टेड। अगेन पैसिव वॉइस में दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रस्टेड बाय कुकी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद या डिस्पाइट। कह रहा है इन अ पोरस बॉर्डर रीजन पॉपुलेटेड बाय न्यूमरस आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स, पॉलिसिंग अलोन कैन नॉट रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर। कह रहा है एक पोरस बॉर्डर रीजन में, एक ऐसे बॉर्डर के इलाके में जो पोरस है, जिसमें पोर्स हैं, छिद्र हैं, होल्स हैं, कोई बांग्लादेश से आ गया, कोई म्यांमार से आ गया, कोई है ना आसपास से। कह रहा है जी एक ऐसे रीजन में जहाँ पे बहुत छेद है, जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, जो पॉपुलेटेड है बहुत सारे मिलिशिया ग्रुप्स के द्वारा, जहाँ पे बहुत सारे हथियारबंद सिविलियंस भी रहते हैं। कह रहा है ऐसे एक एरिया में ना पॉलिसिंग का जो काम है, पॉलिसिंग मतलब पुलिस लगाना और लोगों को कंट्रोल करना। कह रहा है जी पावर का काम जो है, पुलिस का जो काम है, अकेले वही रिस्टोर नहीं कर पाएगा पीस और ऑर्डर को, शांति और व्यवस्था को। पुलिसिंग की वर्ब है कैन नॉट रिस्टोर, रिस्टोर करना, बहाल करना, किसी चीज़ को फिर से लाना। पीस एंड ऑर्डर को लाना है, शांति और है ना व्यवस्था को लाना है। पोरस यानी आपको मैंने बता दिया खुला हो, जो छिद्र हो, जिसमें होल्स हो, जिसमें आने जाने की जगह हो। कह रहा है अ लास्टिंग एंड टू द वायलेंस कैन बी ब्रॉट अबाउट ओनली थ्रू अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। कह रहा है अगर एक लास्टिंग एंड आपको लाना है, लंबा एंड लाना है, टिकाऊ अंत लाना है इस वायलेंस का, तो वो ब्रिंग अबाउट किया जा सकता है, वो पैदा किया जा सकता है, एनजेंडर या जर्मिनेट किया जा सकता है, ब्रिंग अबाउट करना। और कैसे? सिर्फ पॉलिटिकल अरेंजमेंट के थ्रू, सिर्फ एक राजनीतिक जो है व्यवस्था के थ्रू, जो किस चीज़ की व्यवस्था होगी? ऑफ अकोमोडेशन एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटीज़, जो होगी अकोमोडेशन की यानी समझौते की, एडजस्टमेंट की, और को एग्जिस्टेंस की यानी मिलजुल करके रहने की, सद्भाव की कम्युनिटीज़ के। तो पॉलिटिकल अरेंजमेंट कुछ करनी होगी ताकि कुकी जू और मैतेई आपस में लड़ना बंद करें, इनके बड़े बूढ़े बैठ करके आपस झगड़े को ख़त्म करें। कुछ अकोमोडेशन हो, कुछ इस पार्टी से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो, कुछ उस पार्टी से एडजस्टमेंट हो, और को एग्जिस्टेंस हो सके, दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सके, सद्भाव से रह सके। ये होगा तभी वहाँ पे वायलेंस ख़त्म होगी। एंड कैन बी ब्रॉड अबाउट, एंड सब्जेक्ट है, कैन बी ब्रॉड अबाउट इसकी वर्ब है, ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को लाना, प्रोड्यूस करना। लास्टिंग यानी लॉन्ग लास्टिंग, टिकाऊ, लंबा चलने वाला। कह रहा है जी ओनली द सेंटर हैज़ द रिसोर्सेज एंड द कैपेसिटी टू अटेम्प्ट दैट। कह रहा है और सिर्फ सेंटर के पास ही संसाधन, पावर और कैपेसिटी है इस काम को करने की कोशिश करने का। स्टेट गवर्नमेंट ये सब काम अब नहीं कर सकती। द सेंटर यानी केंद्र सरकार, वो है इसकी हैज़, रिसोर्सेज यानी संसाधन, कैपेसिटी यानी क्षमता। कह रहा है जी द फ्रेश सर्ज इन वायलेंस इज अ सेटबैक बट द सेंटर मस्ट स्टेप अप इट्स एफर्ट्स टू नर्ज द मैतेई एंड कुकी कम्युनिटीज टुवर्ड्स पीस। जो ये फ्रेश सर्ज है, एकदम से आया हुआ उछाल है वायलेंस में यानी हिंसा में, वो एक सेटबैक ज़रूर है, एक बड़ी नाकामयाबी ज़रूर है। सेटबैक क्या होता है? अ ह्यूज फेलियर या डिबैकल। कह रहा है ये जो नई वायलेंस आई है अचानक से, ये ज़रूर एक नाकामयाबी की तरह है, झटके की तरह है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंटर को स्टेप अप करना होगा, रैंप अप करना होगा, इंक्रीज करना होगा अपनी कोशिशों या एफर्ट्स को, ताकि पुश कर सकें, नज कर सकें, धकेल सकें इन दोनों कम्युनिटीज़ को या समुदायों को पीस की तरफ, शांति की तरफ। नज करना यानी किसी को कोनी से धक्का देना, पोक करना, पुश करना,
किसी काम के लिए प्रेरित करना। तो सेंटर ये काम कर सकती है कि दोनों कम्युनिटीज़ का हाथ पकड़ के दोनों को बिठा करके झगड़ा सुलझवा दे। फ्रेश सर्ज ऑफ वायलेंस सब्जेक्ट है, सर्ज सब्जेक्ट हो गया, एज इसकी वर्ब है। सेटबैक यानी बड़ी नाकामयाबी, इसको डिबैकल या फियास्को भी बोलते हैं। बड़ी कामयाबी को बोलते हैं ब्रेक थ्रू। नाकामयाबी यानी सेटबैक, डिबैकल या फियास्को, बड़ी कामयाबी यानी ब्रेक थ्रू। और बड़ी अचीवमेंट को कारनामे को बोलते हैं। कामयाबी से अलग होता है कारनामा, कारनामे को बोलते हैं अंग्रेजी में फीट्स, FEAT फीट्स। तो ये 3-4 वन वर्ड्स हैं, याद रखना, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आर्टिकल को यहीं रैपअप करेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने आपको बताया था रह गया था, इसको फटाफट से देख लो। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ओल्डर, एल्डर और एल्डरली 3 वर्ड्स हैं और तीनों का मतलब होता है जो आपसे बड़ा हो। अगर आपसे कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल बड़ा है तो आप तीनों में से एक वर्ड का इस्तेमाल उस आदमी के लिए करेंगे या उस औरत के लिए करेंगे। लेकिन झगड़ा ये है कि किसका इस्तेमाल करूँ, ओल्डर बोलूँ, एल्डर बोलूँ या एल्डरली बोलूँ। तो पहली तो एक चीज़ ये समझनी है, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं लेकिन एल्डर और एल्डरली नाउन्स भी हैं। दूसरी चीज़, ओल्डर और एल्डर दोनों यूज़ होंगे किसी ऐसे आदमी के लिए, इंसान के लिए जो आपसे बड़ा है, जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा हो। मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, यानी मैं भी उसका भाई हूँ, वो भी मेरा भाई है, लेकिन मेरे से बड़ा वो है। समझ पा रहे हो आप? जब भी कंपैरिजन होगा तो ओल्डर या एल्डर का इस्तेमाल होगा। फ़र्क ये है कि अगर वो आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो एल्डर का, और अगर आपका रिश्तेदार नहीं है, आपके लिए अनजान आदमी है, तो ओल्डर का। समझ गए ना? भाई एल्डर होगा, पड़ोसी ओल्डर होगा, बहन एल्डर होगी, और समझ गए ना, कोई भी आदमी जो आपसे बड़ा है, थोड़ा सा आदमी औरत, वो आपके लिए ओल्डर होगा। तो इन दोनों में फ़र्क ये जान लेना। तीसरा जो वर्ड है एल्डरली, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें किसी से एज का कंपैरिजन नहीं हो रहा होता। जब आप किसी को रिस्पेक्टफुली बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला हो, बुजुर्ग, उसके लिए एल्डरली वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बुजुर्ग बोल दिया तो वो बुजुर्ग ही है। हो सकता है वो आपसे छोटा हो, आप उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो 105 साल का है, आप 115 साल के हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। एल्डरली ज़रूरी नहीं है आपसे छोटा बड़ा ही हो सकता है आप उससे ज़्यादा बुजुर्ग हो, लेकिन वो जब बुजुर्ग है तो आपने उसको एल्डरली बोल दिया। ठीक है, चलो अब फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। शी टर्न टू हर डैश ब्रदर फॉर हेल्प। वो टर्न टू की गई, टर्न टू करना यानी किसी की तरफ मुड़ना, किसी की तरफ जाना। तो वो मुड़ी या चली गई अपने भाई की तरफ, बड़े भाई की तरफ मदद के लिए। अब मुझे बताओ, रिश्तेदार तो आ गया, नॉन रिलेटिव वाला ओल्डर तो यूज़ होगा नहीं, या तो यूज़ होगा एल्डर या होगा यूज़ एल्डरली। अगर यहाँ पे एल्डर यूज़ होगा तो इसका मतलब हो गया उससे बड़ा भाई, जो कि सही चॉइस भी होगा इस केस में। और अगर यहाँ पे एल्डरली हो गया, एल्डरली, तो इसका मतलब ये होगा उसका एक भाई है जो बड़ा बुजुर्ग है, एकदम लास्ट सांसें ले रहा है, लास्ट 80-85 साल की हो गई उसकी एज। अब इस केस में इसकी एज कुछ भी हो सकती है, इस औरत की हो सकता है इसकी खुद की एज 90 साल हो, या हो सकता है इसकी एज 40 साल ही हो। कोई भाई बड़ा हो उसका, कोई सौतेला भाई हो 40 साल बड़ा हो उससे। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। तो अगर आप एल्डरली ब्रदर लिखेंगे तो बुजुर्ग भाई की तरफ गई वो, जो कि इस केस में ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि वो एल्डर ब्रदर की तरफ गई, अपने बड़े भाई की तरफ गई। छोटा भाई को नहीं, बड़े भाई को उसने मदद के लिए पूछा। ठीक है ना? रिश्तेदारों में जनरली एल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। एल्डरली जो है नाउन फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होता है बजाय एडजेक्टिव फॉर्म के। चलिए, द डैश ऑफ द 2 अटैकर्स वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द विक्टिम। दोनों अटैकर्स में से जो ज़्यादा बड़ा था वो विक्टिम का एक क्लोज फ्रेंड था, जो आदमी शिकार था उसका एक अच्छा दोस्त था। तो 2 आदमी थे, 2 अटैकर्स थे। बड़े वाला जो था अटैकर, ज़्यादा बड़ी एज वाला, वो विक्टिम का दोस्त था। अब देखो, विक्टिम के दोस्त की बात हो रही है, रिलेटिव की बात नहीं हो रही, अटैकर्स की बात हो रही है, बुजुर्ग की बात भी नहीं हो रही, रिस्पेक्ट की बात भी नहीं हो रही। तो मैं यहाँ लिखूंगा द ओल्डर ऑफ द 2 ब्रदर्स। ठीक है, ऑल्डर ऑफ द 2 अटैकर्स। द ओल्ड डैश कपल लिव्ड ऑन ए गवर्नमेंट पेंशन। ये जो कपल था ये गवर्नमेंट पेंशन पे रहता था। कपल कोई रिश्तेदार तो है नहीं आपका, तो एल्डर तो आप लिख नहीं सकते, या तो ओल्डर लिखोगे या एल्डरली लिखोगे। ओल्डर लिखने का मतलब है कि 2 कपल्स हैं, जो ज़्यादा बूढ़ा कपल है उसकी बात हो रही है, और एल्डरली लिखने का मतलब है बुजुर्ग कपल की बात हो रही है, बिना किसी कंपैरिजन के। कोई कंपैरिजन इस सेंटेंस में दिया नहीं हुआ कि 4 कपल हैं जिनमें से ज़्यादा बूढ़ा वाला जो है, 2 में से ज़्यादा बूढ़ा वाला कपल जो है उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं है ना।
तो यहाँ पे बात हो रही है बुजुर्ग दंपत्ति की। द एल्डरली कपल लिव्ड ऑन अ गवर्नमेंट पेंशन। लास्ट सेंटेंस फिर से देख लो। द डैश ऑफ द कम्युनिटी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द सेरेमनी। कम्युनिटी के डैश ने, कम्युनिटी के बड़े ने, बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि कम्युनिटी जो है सेरेमनी को बॉयकॉट करेंगे। अब देखो दो केस बन सकते हैं। एक तो कम्युनिटी के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, और दूसरा कम्युनिटी के जो बड़े हैं। भाई कम्युनिटी है उसमें जो बड़े लोग हैं, है ना, आपसे बड़े लोग हैं, या फिर कम्युनिटी के जो बुजुर्ग लोग हैं, एकदम बूढ़े लोग हैं। दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। फर्क क्या होगा? अगर आप एल्डरली लिखोगे तो आप एल्डरली लिखोगे बिना एस के, और यहाँ पे अगर एल्डर लिखोगे तो एल्डर्स जो है एस के साथ आएगा। एल्डरली जो है अपने आप ही बिना एस के ही प्लूरल होता है। द एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोग किसी भी एरिया के। तो एल्डरलीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्डरली वर्ब अपने आप में ही प्लूरल होता है, ठीक है, नाउन फॉर्म में। एल्डरली मतलब बुजुर्ग लोग। लेकिन एल्डर जो है एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल बनाते हुए आपको एस लगाना पड़ेगा। तो द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी बड़े लोग कम्युनिटी के, या द एल्डरली ऑफ द कम्युनिटी बुजुर्ग लोग कम्युनिटी के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉयकॉट करेंगे सेरेमनी को। इस केस में दोनों सही हैं। कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना 5 मिनट का। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क। रिस्पेक्ट द एल्डर या ओल्डर या एल्डर्स या एल्डरली इन योर हाउस एंड कम्युनिटी। अपने कम्युनिटी और हाउस में या घर में बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? एक से ज़्यादा आंसर बन सकते हैं। दोनों आंसर आपके कमेंट्स में आपको डालने हैं, ठीक है। हो सकता है ये दोनों बनते हो सकता है ये दोनों बनते हो सकता है ये दोनों बनते हो। चलिए रैप अप करें क्लास को। आ जाओ अपने क्विज पे फटाफट से। अरेंज करना है चारों को। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई दो। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार पढ़ लिया है इनको। पढ़ोगे तभी आपका आइडिया निकलेगा। ये हाउएवर देख रहे हो? हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। जो हालांकि फिर भी एफर्ट जो है सेंटर के, उन्होंने कोई पीस को अचीव नहीं किया है। हालांकि जब कोई बात बोल देते हो फिर उसके विरोधाभास में, उसके पैराडॉक्स में आप हालांकि लगाते हो, है ना। वो मेरा अच्छा दोस्त है हालांकि हमारी बात नहीं होती है। दोस्त मेरा अच्छा है हालांकि हमारी बात नहीं होती है। समझ पा रहे हो? तो ये हालांकि तब आएगा जब इससे पहले कोई और स्टेटमेंट आएगी, और इससे पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट आए जो इससे बिल्कुल उल्टी जाती हो। सेंटर के एफर्ट्स ने कोई पीस को अचीव नहीं किया है। इससे उल्टी स्टेटमेंट क्या है इन चारों में से? इससे उल्टी स्टेटमेंट ये है जी, सेंट्रल फोर्सेस में इन सभी का ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं सेंटर की फोर्सेस में, सेंटर की आर्मी में, सीआरपीएफ में, लेकिन फिर भी सेंटर के किसी एफर्ट ने कोई पीस को अचीव नहीं किया है। समझ पाए मेरी बात को? विरोधाभास वाले दोनों सेंटेंस है पी और क्यू। पहले आएगा पी फिर आएगा क्यू। जहाँ पे पी और क्यू साथ में आ रहे हैं इस ऑर्डर में, वो आपका आंसर बनेगा। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ आ रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं सी और डी में से अपना आंसर क्या बनना चाहिए। देखिए आर और एस को अगर आपको डालना हो, है ना, अरेंजमेंट में, तो पहले आप आर को रखेंगे। आर में लिखेंगे आप स्टेटमेंट आर में कि रीसेंट क्लैशेस जो हैं वो ऑनगोइंग क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करते हैं और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। और कह रहे जी इन क्लैशेज में औरतें, बच्चे और बड़े बूढ़े जो हैं उन्होंने बहुत हार्डशिप को, मुश्किलों को फेस किया है मई 2023 में। समझ गए ना? अगर मैं इसको पहला सेंटेंस मान लूँ तो इससे पता नहीं चल रहा कि ये हो कहाँ रहा है। कुछ आइडिया चल रहा है? औरतों ने, बड़ों ने और बच्चों ने हार्डशिप को फेस किया है 2023 में। कहाँ फेस किया भाई? इन्होंने फेस किया है रीसेंट क्लैशेज में। समझ गए? तो पहले क्लैशेज के बारे में आप बताओ, स्टेटमेंट आर आएगी। फिर बताओ औरतों बच्चों पे गाज गिरी है। फिर बताओ कुकी जू वाले जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं सेंटर को। और फिर बताओ फिर भी सेंटर कुछ कर नहीं पाया, आर एस पी क्यू। चलिए ये फर्स्ट हो गया पैराजंबल। बताना कितने लोगों का सही था कमेंट्स में। अब आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है जी जो फ्रेज आर्टिकल में आया था, अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन एंड कोएग्जिस्टेंस, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? इस बात को मैं आसान भाषा में कैसे समझा सकता हूँ? ये बात क्या है? देखो ये एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो जिसमें अकोमोडेशन यानी एडजस्टमेंट हो और आपसी सद्भाव हो,
थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप करो, दोनों साथ में रहेंगे। तो ये एक ऐसा निगोशिएटेड एग्रीमेंट है जिसको बहुत कम्युनिटी के इंटरेस्ट जो है रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, निगोशिएट करके बनाया हुआ एग्रीमेंट है, मोल भाव करके, थोड़ा हमने एडजस्ट किया, थोड़ा आप करो और दोनों साथ में रहेंगे। ये है इस फ्रेज का मीनिंग। चलो क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रीलिम्स वाले नहीं है, मेंस के क्वेश्चंस हैं, ट्राई देना पड़ेगा, फिर भी गलत होंगे, कोशिश करो। अब ये थर्ड वाला प्रीलिम्स का है। कुकी जू के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका विश्वास किस ग्रुप के ऊपर से या किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से हटा हुआ दिखाई देता है? कुकी जू स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात को सुन के क्या लगता है, इनका विश्वास या भरोसा किससे उठ गया है? इनका भरोसा उठ गया है उन लोगों से जिन्होंने इनके 10 आदमियों को, 10 लड़ाकों को मार गिराया, यानी कि सीआरपीएफ। तो इन्होंने बोला भी था हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे सीआरपीएफ के साथ, हम सहयोग नहीं करेंगे। चलो बीच के क्वेश्चंस देखेंगे, वोकैब के कॉलम्स को मैच करना है। विसिनिटी, ब्रिंग अबाउट, फियास्को और विगरस। चलिए खुद से ट्राई देना। विगर यानी जोश, विगरस यानी जोशीला। जोशीला कौन है? बी में फुल ऑफ जील एंड एंथुसियाज्म। विसिनिटी यानी आसपास का एरिया, जिसको हम सराउंडिंग भी बोलते हैं। ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को पैदा करना, प्रोड्यूस करना, एनजेंडर करना, जर्मिनेट करना। फियास्को यानी बहुत बड़ा सेटबैक, नाकामयाबी या फेलियर या डिबेकल। ठीक है, तो ऐसे चारों कनेक्टेड होंगे। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ड में या इसके आसपास, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और तीसरी जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। तीनों क्वेश्चंस को मैं आपके क्विज के अंदर ऐड कर रहा हूं। आपके लिए क्विज भी बना हुआ लास्ट में होमवर्क का। तो 5 क्वेश्चंस तो वोकैब के हैं और 3 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं। ठीक है, तो 6 से लेकर के 8 मान लूँ इनको मैं। चलो फर्स्ट कमेंट में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स डाल दिए गए हैं, मैच करो मेरे आंसर से अपने आंसर्स को। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? सब कुछ समझ में आया तो पीडी, और इंटरेस्टिंग भी लगा तो पीडीआई। सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा पीडीआई। तो ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन